आग से खेलता, पहाड़ों का सीना चीरता और अपनी जानो माल को मालकान के पास गिरवी रखकर रोजो शब काम करता ये मजदूर तबका हमारे माशरे में इंतहाई कस्मे पुरसी की जिंदगी बसर कर रहा है। ये मजदूर सदियों से गुर्बत की चक्की में पिसते चले आ रहे हैं। इनकी हालत-ए-जार बेहतर बनाने का नारा कमोबेश हर इक़्तिदार की ख्वाहिश रखने वाली जमात लगाती है। इन खोखले नारों की हकीकत दरअसल इस तबके की हालत-ए-जार से हम सब पर ही आश्कार है। जिंदगी की बुनियादी सहूलतों की फरहमी तो दरकिनार, इनकी सेहत को जाए पेशा पर जो खतरात लाहिक हैं वो एक गौर तलब मसला है। आज की तफ्तीश में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और स्टोन क्रशिंग से वाबस्ता मजदूरों को लाहक खतरात के बारे में अहम इंकशाफात की जाएंगी। इसके अलावा कोयले की कानों में आए दिन पेश आने वाले हादसात के बारे में हकाइक का भी जायजा लिया जाएगा। तफ्तीश में भट्टा मजदूरों की खरीदो फरोख्त की वजह भी पेश की जाएगी। तफ्तीश में गंधक और शोरे के तेजाब से खेलते सुनारों के अहवाल भी शामिल हैं। मारगला हिल्स में तैयार की जाने वाली बजरी पूरे पाकिस्तान में तामीराती काम के हवाले से बहुत मेयारी समझी जाती है। नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ का ढंढोरा पीटते हुक्मरान इस अमर से लाइल्म हैं कि बजरी को तैयार करने में मजदूरों को किस कदर मुश्किलात और खतरात से गुजरना पड़ता है। इसका अंदाजा हमें टेक्सला की हदूद में वाक़े इन क्रशिंग यूनिट्स के मुआयने से हुआ। यहाँ काम करने वाले मजदूर को ना हिफाजती इक़दामात का इल्म है और ना ही मालकान ने कोई सहूलत फराहम की है। इस काले पत्थर की तलाश में ये मजदूर जान हथेली पर रखकर सैकड़ों फुट की गहराई में कानकुनी कर रहे हैं। स्टोन क्रशिंग की सनत में 24 घंटे काम किया जाता है। दिन के वक्त ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग करके पत्थर इकट्ठा किया जाता है और रात को क्रशिंग की जाती है। मजदूर अपनी जान की परवाह किए बगैर जिस्म पर रस्सियां बांधकर पहाड़ों में घुस जाते हैं। इस मरहले में एक साथ 10 से 12 बोर किए जाते हैं। इनमें बारूद भरने के बाद इर्द गिर्द काम करने वालों को इत्तला दी जाती है और फिर ब्लास्टिंग का मरहला शुरू हो जाता है, जिससे पूरी जमीन हिलकर रह जाती है। हमारे पास शार्ट फायरर होते हैं जो ब्लास्टिंग वगैरह करते हैं, उनके पास हेलमेट होते हैं और बाकायदा माइंस लेबर वेलफेयर वाले बाकायदा यहाँ पे कोर्सेज कराते रहते हैं। वो उनसे सर्टिफिकेट लेकर फिर हमारे पास काम करते हैं। अगर ये बड़े पैमाने पे इस तरह एक्टिविटीज़ जो हैं स्टोन क्रशिंग की, जिससे डिग्रेडेशन भी हो रही है माउंटेन्स की और ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, उससे यकीनन कुछ ना कुछ लॉन्गर टर्म में क्लाइमेट पे इसके असरात होंगे। ये हैं फैसलाबाद के रिहायशी सज्जाद अवान, जो इन्हीं क्रशिंग यूनिट्स पर ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का काम करते हैं। बचपन से ही पहाड़ से जंग लड़कर रोजी रोटी कमाने में मसरूफ बेचारे सज्जाद को क्या मालूम कि माइनिंग के काम में कौन सी एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जाता है। थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है, कभी हम ही हो जाता है, उसका मालिक खर्चा देते हैं। अभी जब मरगला लगे तो हम ये पत्थर का काम करते हैं, कोई दिहाड़ी का काम करता है, कोई पिसाई करता है, कोई दरमियानी करता है, कोई खाका करता है। सज्जाद जैसे कई मजदूर इंतहाई मुश्किल हालात में पहाड़ों के अंदर ड्रिलिंग करते हैं। अपनी जान की परवाह और सेहत की फिक्र किए बगैर औलाद को एक बेहतर मुस्तकबिल देने का ख्वाब आंखों में सजाए ये परदेसी दिन रात मुशक्कत में मसरूफ हैं। ये बंद हो जाएगा तो गरीब बंदे हैं, हमारे लोगों से गरीबों से नुकसान है। ये ना खतरा तो ब्लास्टिंग काम है, पत्थर भी लगते हैं और खतरा भी और भी नहीं है, तो हमारा मजबूरी से करते हैं ना, मजबूरी है, वो तो काम आम नहीं। बीमार हो जाते हैं तो हम अपना पैसा लगता है, हमारी जेब से लगता है, तनख्वाह से भी लगता है। अर्ज मिनट खतरा खतरा है, बस अल्लाह का मालिक है, खतरी है, बस मजबूरी का बात है। हेलमेट नहीं है इधर और औजार नहीं है। मेरे सामने तो उन्होंने दिखाए हैं डस्ट मास्क वगैरह, और मज़दूर क्या करते हैं, मज़दूर शायद ना पहनते। हमारा तो ला यही कहता है कि डस्ट मास्क जो है ये लाजमी है, ग्लव्स लाजमी है, हेलमेट लाजमी है और शूज़। ये लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, ये नस्ल दर नस्ल माइनिंग का काम कर रहे हैं। शाज़ो नादरी बहुत कम ऐसे वाक़या हुए हैं यहाँ पे, और उसका बाकायदा उन्होंने गवर्नमेंट ने भी और हमने भी उनको जो है ना मुआवजा दिया। ये है खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद रियाज गुज़श्ता 7 बरस से इस यूनिट पर मुंशी का काम कर रहा है। दर दर की ठोकरें खाने के बाद इंटर पास रियाज को सरकारी नौकरी तो ना मिल सकी, अलबत्ता रोजगार की तलाश उन्हें मारगला हिल्स ले आई। सर ये ठेकेदारी निज़ाम है, इसमें
اچھا دیکھنے کو ابھی تک ملا نہیں ہے، لیکن کوشش ہے اچھے مل جائیں. سیلری ابھی مہنگائی کی اس کی وجہ سے تو کم ہی لگتی ہے ہمیں. بلاسٹنگ ہوئی تھی تو میں خود بھی لگا ہوں، گھٹنے پہ ابھی بھی ہے تھوڑا بہت فرق ہے. پچھلے سال میرا کزن تھا، وہ پہاڑی اوپر سے گری ہے اور اس کا لوڈر جو ہے وہ نیچے آ گیا تھا. ہمارے ساتھ مشین جو ہے نا ادھر ایک بندہ گرا تھا، لوڈر گرا تھا، اور ماشاء اللہ اللہ کرم وہ بندہ بچ گیا، وہ لوڈر جو تھا وہ بالکل فارغ ہو گیا. یہ ہے مارگلا ہل سٹون کرشنگ کے پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ. اس پہاڑ کی چوٹی پر بابا ولی شاہ کندہاری کی بیٹھک ہے. مسلسل بلاسٹنگ اور پہاڑ کی کٹائی سے بابا جی کی یہ بیٹھک بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. بابا ولی شاہ کندہاری کے عقیدت مند نجف شاہ بھی ایک سٹون کرشنگ فیکٹری میں اجرت پر کام کر کے زندگی کا پہیہ چلا رہا ہے. بہت اس مرحلے میں بہت دنیا مار گیا. چترال کا لوگ بہت مرے ہے، ڈرل مینی کرتا ہے، اور پنجابی بہت ہے، پٹھان بہت مار گیا ہے، بہت لوگ مرے. نہ وردی دیتے ہیں، نہ وہ المٹ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے ہیں. بس اپنا ہی کام ہے، اپنے ہی چیڑے ہوتے ہیں. اللہ ان کا حق ہے، وردی ہونی چاہیے، سارا سامان دینا چاہیے. سیمنٹ کی فیکٹری یا سٹون کرشنگ یونٹس میں کام کرتے ہیں. ایک ایسی بیماری ان کو لاحق ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے پھیپھڑوں کی لچک ہے پھیلنے اور سکڑنے کی، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کرپل ہو سکتے ہیں اور یہ اس کے بعد کام کرنے کے قابل نہیں رہ سکتے. ڈرلنگ اور بلاسٹنگ کا یہ عمل اس قدر خطرناک ہے کہ تھوڑی سی غفلت مزدور کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. بس یہ چھوٹا موٹا تھوڑا سا لگنا نہیں تو نہیں، بس یہ اپنی حفاظت خود کرنے ہیں. ایسا یہ پتھر اوپر سے گر گیا نیچے، بندہ نیچے کام کر رہا ہے، اس کو زخمی لگ گئی ہے، وہ نیچے گر گیا ہے، مر گیا، یا اسپتال چلا گیا ہے، تو 4-3 دن کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے چھوٹا موٹا لگ جائے، تو ویسے اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. عرصے بعد اگر کسی آدمی کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، تو اس کو ہم لوگ معقول معاوضہ دیتے ہیں. ہم ان ظالموں کی طرف نہیں ہیں، طرح نہیں ہے کہ جو 10 روپے انکم ٹیکس دیتے ہیں اور پورے پاکستان کے مالک اور 20-25 روپے انکم ٹیکس دیتے ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. کان کنی کے پیشے میں چونکہ شرح اموات زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے دنیا بھر میں اس شعبے میں کام کرنے والے اپنی حفاظت کے پیش نظر مخصوص لباس پہنتے ہیں. مگر پاکستان میں صورتحال نہایت ہی دل سوز ہے. حفاظتی لباس تو دور کی بات، یہاں کام کرنے والوں کو کسی بھی قسم کے حادثے سے نمٹنے کے لیے تربیت تک نہیں دی جاتی. جو غیر رسمی شعبے جو مزدور کام کرتے ہیں تو وہ بس ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتنا ہیوج اوور سپلائی ہے لیبر کا کہ مالکان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اگر کوئی زخمی ہو بھی جائے، کوئی بیمار ہو جائے، یا اگر بیزار ہو جائے، یا اگر کوئی مزاحمت کرنے کی کوشش کرے، کوئی ٹریڈ یونین بنائے، تو اس کو فوراً نکال کر وہ ہزاروں کی تعداد میں اور لوگ ہیں جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ڈرلنگ اور بلاسٹنگ سے اکٹھا ہونے والا پتھر کرشنگ کے مرحلے سے گزر کر بجری میں تبدیل ہو جاتا ہے. مارگلا ہلز پر موجود کرشنگ یونٹس پر 450 شاولز اور 400 سے زائد ڈمپرز کام کرتے ہیں. سٹون کرشنگ کی یہ صنعت ملکی معیشت کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے. 1970 کی دہائی سے لے کر اب تک مارگلا ہلز کی حدود میں واقع اس صنعت میں 4 ارب روپے تک کی سرمایہ کاری کی جا چکی ہے. مارگلا ہلز سے روزانہ کی بنیاد پر 40,000 ٹن سے زائد بجری تیار کی جاتی ہے اور یہ ایک منافع بخش صنعت کا روپ دھار چکی ہے. مگر اس کو مالکان کی غفلت کہیں یا پھر بے رحمی کہ وہ اپنے مزدوروں کی حفاظت کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دیتے. ان کرشنگ یونٹس میں کسی بھی حادثے سے نمٹنے کے لیے فرسٹ ایڈ تک کی سہولت موجود نہیں. فرسٹ ایڈ کے انتظام کے علاوہ مزدوروں کی یا ان میں سے کسی ان کے لیڈر کی یا سینئر کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. مزدوروں کی قسمیں پرسی تو ایک جانب، مگر یہ سٹون کرشنگ یونٹس ماحولیاتی آلودگی کا سبب بھی بن رہے ہیں. اسلام آباد کا حسن مارگلا ہلز کو 1980 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا. نیشنل پارک کی یہ خوبصورتی 70 کی دہائی میں اس وقت تباہ ہونا شروع ہوئی جب مارگلا ہلز اور ٹیکسلا کی حدود میں سٹون کرشنگ کے لیے اس وقت کی حکومت نے لیز پر جگہ عطا کی. 1979 کے وائلڈ لائف آرڈیننس کے مطابق بھی مارگلا ہلز پر ان سٹون کرشنگ یونٹس کا قیام غیر قانونی ہے. یہاں پہ تو پولوشن یہی ہے کہ ان کو ختم کرو،
सियासी इंतकाम की वजह से यही पोल्यूशन है, इसके अलावा कोई पोल्यूशन है। सीमेंट फैक्ट्रियाँ हमारी इस 5-6 किलोमीटर के अंदर लगी हैं। फैक्टर सीमेंट ICT बाउंड्री के अंदर लगी है, जो आज भी काम कर रही है, लेकिन वो बड़े लोगों की है। वहाँ पे अरबों रुपए गवर्नमेंट का लोन है। हमारा कसूर यही है कि हमने लोन नहीं लिया। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इस ज़िमन में वजीर आला पंजाब के सेक्रेटरी को एक खत भी लिखा, जिसमें नेशनल पार्क की हदूद में वाक़े इन स्टोन क्रशिंग यूनिट्स को बंद करने के हवाले से दबाव डाला गया। इस खत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दिसंबर 2013 में दिए जाने वाले अहकामात का भी जिक्र है। इसके अलावा इन यूनिट्स के लिए बिजली की बंदिश, फैक्ट्रियों को इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत पंजाब की मदद से गिराए जाने की हिदायत भी शामिल हैं। इन स्टोन क्रशिंग यूनिट्स के मालिकान का मौक़िफ़ है कि अगर उन्हें कोई मुतबादल जगह फराहम कर दी जाए तो बगैर किसी उज़्र के मुतल्लका इलाके में मुंतकिल हो जाएंगे। मौलियात वाले ऑलरेडी हमें कुछ तजावीज़ दे रहे हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं और उससे माहौल भी बेहतर हो रहा है और काम भी जारी रहना चाहिए। हाँ, कोई और वजह अगर गवर्नमेंट किसी और वजह से उठाना चाहती है तो उसके लिए हमें मुतबादल जगह दी जाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आ गया है, ऑल दिस एक्टिविटीज इलीगल, इसको बंद कराओ। इसलिए आप द फैक्ट कि ये उसने लीगली लिया है या इलीगली लिया है, ये सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड, उनके ऑर्डर को आपने इम्प्लीमेंट करना है। नोबडी कैन रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यू नो। हमारी हुकूमत ने तो इस बिजनेस में हमें तो एक टेडी पैसा नहीं दिया, सिवाय इसके कि ये आप बंद करें जी, मशीनें बंद करें। हजूर उनका तो नहीं पता, लेकिन हम नहीं बंद करके जाएंगे इंशाल्लाह। हम तो यहाँ जो है ना रोड पे आ जाएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि हम तो अपनी जान दे देंगे। ये है मार्गला हिल्स इस्लामाबाद से मुत्तसिल दिलकश और हसीन गांव जोड़ी, और ये है वो निजी सीमेंट फैक्ट्री जो न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी फैला रही है बल्कि गुज़श्ता कई अशरों से मार्गला हिल्स में ब्लास्टिंग के जरिए पहाड़ को खंडर बना रखा है। 12,000 नफूस पर मुश्तमिल इस गांव के मकीन एक तरफ गर्दो गुबार के बायस सांस की बीमारियों का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब ब्लास्टिंग से माल मवेशियों का भी नुकसान हो रहा है। दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ लोग इस फैक्ट्री के खिलाफ हैं तो कुछ इसके हक में। किसी किस्म का माहौल वगैरह या आलूदगी वगैरह का कोई सिस्टम सर जी नहीं है इसमें। इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री लगाई है किसी बंदे ने अगर, तो वो ज़ाहिर है यहाँ पर लोग जो हैं वो 27 साल 28 साल से मुलाजमत कर रहे हैं। यहाँ हमें इतनी तकलीफ है ना, यकीन जाने। हमारे घर में जाकर देखें, बहुत ही आलूदगी आ रही है, बीमारी है। ये ब्लास्टिंग यहाँ पास से करते हैं, ये इस्लामाबाद की पहाड़ियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है, आर्डर भी है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कोई अमल दमल नहीं हो रहा है। जब लोग भूखे मरेंगे तो उससे फिर बीमारियाँ भी फैलती हैं, जुराइम भी होते हैं, बड़ा कुछ होता है ना। पहले तो रोजगार का कुछ करना चाहिए। किसी को गले की बीमारी है, किसी को फेफड़ों की बीमारी है, बहुत सी बीमारियां हैं इसकी वजह से। खाने पे वहाँ पर फैक्ट्री का वो जो था बॉस, वो भी वहाँ आया हुआ था। वो मैंने कहा भाई वो ये नेशनल असेंबली वाले बड़े शोर मचा रहे थे कि वहाँ पर स्टोन क्रशिंग हो रही है और ये तो नेशनल पार्क तबाह हो रहा है और ये है वो है ये चीज़। तो उसका क्या नतीजा निकला? मुझे कहता है पता है क्या नतीजा निकला? नेशनल असेंबली के एनवायरनमेंट कमेटी के हर एक मेंबर को मैंने लाखों रुपए दिए। सोनिए सिंडिकेटरां दे भी लांदे नी, सिंडिकेटरां दे भी लांदे ते ना रब्बा सोनी जमदी ना असी भी जलील लांदे। अब रुख करते हैं कोयले की कानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत-ए-ज़ार की जानिब। दुनिया में सबसे मुश्किल काम कोयले की कानकुनी समझी जाती है और इस शोबे में हादसात से जान बहक होने वाले मजदूरों की शरह भी दीगर शोबों से ज्यादा है। हर माइन पर हमारा यही असूल है कि जब कहीं पर हादसा होता है हम जाके उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी रिपोर्ट लेते हैं कि वो हादसा कैसे हुआ। अगर तो सेफ्टी मेजर्स पर हुए, मतलब वहाँ की कोई छत गिर गई या कोई वेंटिलेशन का मसला है, जैसे वहाँ पर आग लगी थी, वो हमने वो साइड बंद कर देते हैं। 13 मार्च बरोज जुमेरात जिला जेहलम के नवाही इलाके टिल्ला जोगियां की एक कान में हादसा पेश आया। इस दिलसोज वाक़े ने कानकुनों की हालत-ए-ज़ार से मुताल्लिक दिल हिला देने वाले हकाइक पर से पर्दा उठाया। इस वाक़े में सवात से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 5 कानकुन
कोयले की कान से निकलने वाली गैस से झुलस गए। जख्मी होने वाले 5 मजदूरों में से 4 जाँ भाग हो चुके हैं, जिनमें 2 सगे भाई मोहम्मद अली और खोग लाली भी शामिल थे, जो कि पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में दौरान इलाज जाँ बर ना हो सके। 15 साल जख्मी मोहम्मद इमरान का भाई इस वाक़े की इत्तला मिलते ही इस्लामाबाद पहुंचा। डॉक्टरों के मुताबिक इमरान 75% से ज्यादा झुलस चुका था और वो भी पिम्स में दौरान इलाज जिंदगी की बाजी हार गया। अयादत के लिए आने वाले इस भाई को क्या मालूम था कि वापसी पर वो अपने भाई की मैयत साथ ले जाएगा। मंगरा मजबूरी दला से देकार लगाली 9000 रुपए दे मैशी जोड़ो ठेकेदार ने जमन खबर आवरी ने जमन सर असर अभी तक करेला सर जमन गाड़ो खबर ही न दे आगस्ते। जब ये इधर वाकयात पेश आए, ये बंदा फोत हुआ है, तो उसने पूछा भी नहीं है, न फोन किया है। हम उसको स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं, आग लगना कहते हैं। कोयले के अंदर हीट होती है, आग लगी हुई थी, उसको उन्होंने बंद किया हुआ था जगह को, लेकिन मजदूरों ने अपनी वर्किंग के दौरान गलती से उसको पंक्चर कर दिया, उसमें उन्होंने उसको तोड़ दिया, कुछ हुआ, वहाँ से वो गैस निकली है, तो वो उसकी वजह से धमाका ब्लास्ट हुआ और वो जख्मी हुए। गलती की बात यह है कि जो सुपरविजन है, जो सुपरवाइजर है, माइन सरदार है, उसकी क्या ड्यूटी है? वो कोयला नहीं निकालता, उसका काम है देखभाल का, कि वो देखभाल करे वर्कर्स की, तो सेफ्टी उनकी पले आती है। बाकी ये है कि हमारे वर्कर में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तो ये नामुमकिन है। मोहम्मद इमरान का एक और भाई इस हादसे में जख्मी हुआ था, जो टेक्सला के एक अस्पताल में अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। रावलपिंडी रीजन के माइंस इंस्पेक्टर जाहिद महमूद की ये कोशिश है कि जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को माइंस के मालिक की जानिब से फीकस 4 लाख रुपए दिलवाए जाएं और अपने शोबे की जानिब से भी मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख की इमदाद फराहम की जाएगी। 3 टेक्सले में था, 2 इधर ही था, एक इधर ही जान बहक हुआ है तो एक उधर टेक्सले में हुआ है। जो 2 आदमी मौत हो गया ना, 2 सक्का भाई है ना, उसको भी कुछ भी नहीं मिला। जब कोई बंदा मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो फिर वो कंपनी उसको कंपनसेशन देती है। पहले ये 2 लाख था, अब ये 4 लाख हो गया तकरीबन 15 दिसंबर से या 16 दिसंबर से व्हाट्सएप। तो ये जो मर गए हैं बंदे, इनको कंपनी कंपनसेशन देगी और फिर गवर्नमेंट उनको 5 लाख रुपए डेथ ग्रांट पर हेड देगी। जब तक मजदूर खुद मुनज़्ज़म होकर अपने खिलाफ होने वाले जबर की मज़ामत नहीं करता, तो ये आप किसी सरकारी महकमे से कम हम तो ये तवक्को नहीं रखते, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो उसी वक्त करते हैं कि जब उन पर दबाव आता है, जब उनको करने पर मजबूर किया जाता है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही तफ्तीश की टीम ने कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों को दरपेश मसाइल की जांच शुरू की, तो मालूम हुआ कि इन कानों से निकलने वाला कोयला या तो गधों की मदद से बाहर निकाला जाता है या फिर ट्रैक पर लगी ट्रॉलियों के जरिए डिपो तक पहुंचाया जाता है। माइनिंग के महकमे की इजाजत के बगैर मालिकान टनल्स में दाखिल होने की इजाजत नहीं देते। हमारी टीम माइनिंग इंस्पेक्टर की मदद से 1350 फीट लंबी और 100 फीट गहरी माइंस तक पहुंचने में कामयाब हुई। हम जहाँ पे बैठे हैं, ये जो चौक है जिस गैलरी में हम सब लोग मौजूद हैं, ये माइन माउथ से तकरीबन 1200 फुट के ऊपर बैठे। वर्टिकल इसका बनता है यहाँ 100 फीट तकरीबन। 2 एंट्रेंस होती हैं हर माइन में। हम एक रास्ते से हवा जा रही है, एक से आ रही है। जैसे गर्म पानी और ठंडे पानी अलग अलग नहीं है ना, बिल्कुल अलग अलग होती है। और ये इनका जो एंड है ना, वो फेसों में सोख आता है जहाँ पर बंदे काम कर रहे हैं। इन खतरनाक टनल्स में काम करने वाले मजदूरों की हालत इज़ार तो देखने वाला ही बता सकता है, लेकिन माइन सर्वेयर और इंस्पेक्टर का ये मौकफ था कि कानकुन अपनी आसानी के लिए हेलमेट और कमीज नहीं पहनते। बिल्कुल, जहाँ पे कोई ऐसा हादसा भी नहीं हुआ और गैस भी नहीं है, गैस में कोई भी नहीं जाता है, लेकिन मैनेजर जाता है, वो खुद बिलोर लगा कर साथ जाता है। पहले वो मैनेजर खुद जाता है, चेक करता है, उसके बाद खुद लेबर जाता है। 7 से 8 साल हो गया। बीमारी तो लगता लाजमी है इंसान को। अपनी मर्जी से कमीज उतार दी अपने जिस्म को इजी करने के लिए। घंटी जब चलती है तो वो जिस तरह आपने देखा है फेस में लोग काम कर रहे हैं, मौजूद हैं उधर, वो जितना इजी होंगे इतना आसानी से काम करेंगे और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। और स्पेशली जो कोल माइंस है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर रहा है,
क्योंकि एनर्जी आपकी टोटली डिवर्ट हो रही है, कन्वर्ट हो रही है कोल माइन पे। तो उसके लिए जो वर्कर को तैयार करना है या जो उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको हुकूमत फोकस नहीं कर रही है जिस तरह के करना चाहिए। हमारी टीम कल्लर कहार में वाक़े एक और कोयले की कान के अमले को मनाने में कामयाब हुई। दिलचस्प बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोयले की कानों में काम करने वाले बेशतर मजदूरों का ताल्लुक सवात से है। इसके अलावा शांगला, दीर, करक और चतराल से भी कानकुनों की एक बड़ी तादाद इस शोबे से वाबस्ता है। तकरीबन 2.5-3 लाख के दरमियान हैं पूरे पाकिस्तान की। अगर आप बात करें उसमें सिर्फ कोल माइन नहीं है, जितनी भी है, जिप्सम है, साल्ट माइंस है, जितनी भी हैं वो सब इसमें शामिल हैं। 40 साला मोहम्मद ज़ादा एक तवील अरसे से कानकुनी से वाबस्ता है। उनका ताल्लुक जिला शांगला से है। मोहम्मद ज़ादा 20 साल की उम्र से कानकुनी कर रहा है। वो अपने साथी के हमरा कोयले से भरी ट्रॉली में कान से बाहर निकल रहे हैं। इन मजदूरों की हालत हर एतबार से काबिले रहम है। तकरीबन 15, 16, 17 साल या पूरा पता नहीं है, इतना साल काम करेगा और कोयले का काम करा। तकलीफ बहुत है यार, तकलीफ है। कभी वो खांसी होता है, कभी बीमार। मजदूरों का काम है जहाँ पर कोई डेंजरस देखें वो बताएं, बजाय इसके कि वो आके ये सोचे कि यार ये बताएंगे, आगे से बात माने ना माने, ये वो नहीं। उससे काम है पहले उसकी तो वो आकर इन्फॉर्म करें इंतजामिया को, और इंतजामिया का काम है मालिक को बताएं। अगर फिर कुछ नहीं करते तो मैं नहीं समझता कि कोई भी कंपनी का मालिक अपने माइन को ख़राब करने के लिए उसमें सेफ्टी मेजर का ख्याल ना करे। इवन कोई सरकारी महकमे को मजबूर करवाना कि वो मजदूरों के हक में कुछ अमली इक़दाम उठाए, उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि कोई मजदूर तहरीक हो, कोई प्रेशर हो, कोई सियासी दबाव हो, कोई बोलने वाला हो, कोई चीखने वाला हो, कोई निशानदेही करने वाला हो, ऐसे अब्यूसेस को का एहतसाब करने वाला हो। इस कान से बाहर आने वाली ट्रालियों का माल खाली करके वापस भिजवाना मोहम्मद अरशद और मोहम्मद नवीद के जिम्मे है। इधर नीचे एक मैन है ना, उधर एक आदमी नीचे आया था, ये ट्राली नहीं है इसके नीचे, वो मर गया था। हुकूमत तो नहीं देती, मालकान जो आदमी मर जाता है उसको पैसा देती है। कई सियासी लोग इसमें इस तरह हैं, पॉलिटिकल लोग जो कहते हैं हम ताकतवर हैं, जो कहते हैं कि हम मेहमानों में हैं। अदरवाइज इस तरह कोई अपनी बदनामी की वजह से भी नहीं करता कि अगर हम अपने मजदूर को मुआवजा नहीं देंगे तो हमारे पास कोई काम नहीं करेगा। इस तरह की नहीं है। जो मुआवजा कमिश्नर है वो उधर बैठा हुआ है और हम चेक रखते हैं उसके ऊपर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोयले का काम न सिर्फ इन कानकुनों के लिए नुकसानदेह है, बल्कि कोयले की कानों की हदूद में आबाद मकीन सांस, गुर्दे और फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। जो बहुत अरसा काम करते हैं उसको दमे और सांस की बीमारी होती है। कोल माइंस में जो लोग काम करते हैं, कोल वर्कर्स, तो वो तो डायरेक्टली इनहेल कर रहे होते हैं कोल को, और उससे एक बीमारी बनती है फेफड़ों की, वो भी फेफड़ों की है, कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। इस तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हिंड्रेंस होती है और फिर उनको सांस उनका फूलने लगता है, सांस चढ़ता है और उनका रंग भी इसी तरह ब्लैक हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। अब्दुल मालिक का ताल्लुक खेरोली गांव कल्लर कहार से है। वो गुज़श्ता 21 बरस से कोयले की कानों में काम करता रहा है। अब्दुल मालिक का कहना है कि कोयले से पैदा होने वाली गर्द और गैस से सांस की बीमारियां फैलती हैं। बाद आदमी है वो जख्मी हो जाते हैं तो कोई मर भी जाता है। एक आदमी जो मर जाता है मैंने के शोबे में, उसको तकरीबन जो है ना 3 लाख या 4 लाख रुपए देते हैं मालिक, और अगर कोई जख्मी होता है तो उसका मुकम्मल इलाज कराते हैं, चाहे जितना भी खर्च हो। कोल की डस्ट होती है और वो डस्ट किसी भी फार्म में सिर्फ कार्बन नहीं बल्कि उसके ऊपर सिलिकॉन, गर्द जो भी है वो भी बाहर निकल सकती है, और उस पे जो मज़दूर काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं, अनलोड कर रहे हैं, तो वो उससे अफेक्ट हो सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के कायम करदा माइन डिपार्टमेंट के कवानीन के तहत अगर कोई मजदूर काम के दौरान जाँ बहक हो जाए तो ऐसी सूरत में कंपनी मालिकान तदफीन के साथ साथ माली इमदाद फराहम करने के पाबंद हैं, जबकि जख्मी मजदूरों का इलाज भी मालकान की जिम्मेदारी है। पॉकेट यूनियनिज्म के जरिए आप देखते हैं कि मजदूरों के हकूक़ के लिए काम करने वाले उल्टा जो है ना मालकान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं। तो वो कोयले के कानों में भी यही है
वो यानी कि स्टोन क्रशिंग या लाइमस्टोन में भी यही है। रावलपिंडी रीजन में मुख्तलिफ तरह की माइनिंग्स के लिए जारी किए गए लीजेस की तादाद 964 है, जबकि मजमूई तौर पर माइंस की तादाद 1863 बताई जाती है। भट्टा मजदूरों का एक और तबका है जो कि नस्ल दर नस्ल इस जबरी मजदूरी की चक्की में पिसता चला आ रहा है। इनकी हालत तो कोयला और बजरी के मजदूरों से भी ज्यादा काबिल रहम है। भट्टा मजदूरों की जिंदगी देखकर इस बात पर यकीन पुख्ता हो जाता है कि हमारे माशरे में आज भी गुलामी की जंजीर इस कदर मजबूत है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हुक्मरानों की कोशिशें भी इनको तोड़ने में नाकाम हैं। जबरी मुशक्कत के हवाले से ख़ास भट्टे के मजदूरों के कॉन्टेक्स्ट में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ये गैर कानूनी ख़त्म होना चाहिए। लेकिन आप पूरे पटवार में फिरेंगे तो आपको हर 2 किलोमीटर के बाद दही इलाकों में आपको भट्टे मिलेंगे और वहाँ पे इसी तरह की सूरत हाल आपको मिलेगी। तफ्तीश की टीम भट्टा मजदूरों के हालात का जायजा लेने भमली थोबा रावलपिंडी पहुंची। भमली थोबा में भट्टों की तादाद 65 है और हर भट्टे पर तकरीबन 250 मजदूर काम करते हैं। इस दौरान तफ्तीश की टीम को मालूम हुआ कि भट्टा मालिकान ईंटें बनाने वाले मजदूरों को खानदान समेत खरीद लेते हैं। खरीद और फरोख्त का ये मरहला कुछ इस तरह तय पाता है कि मजदूर खानदान ने अगर तो अपने मालिक से किसी जरूरत की खातिर उधार लिया है तो खरीदार भट्टा मालिक को मतलूबा रकम अदा करके उस खानदान को अपने भट्टे पर ले जाता है और इस तरह एक ही खानदान नस्ल दर नस्ल इस चक्की में पिसता चला जाता है। इस बात का इंकशाफ मुंशी शफाकत ने तफ्तीश की टीम से गुफ्तगू में किया। अगर मैं फर्ज करता हूँ, मैं लेबर हूँ, मजदूर हूँ, मैं हफ्ते में काम करता हूँ 500 का, ठीक है, मेरा घर का खर्चा 2000, ठीक है, मैंने तो 2000 लेना मालिकों से, ठीक है, 1500 तो मैंने अपने ऊपर चढ़ा लिया ऑटोमेटिक। सर बीमारी होती हैं, लोग बीमार होते हैं, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा बेसार नहीं होते हैं, ठीक है, जो सीरियस केस होता है उसको हम अस्पताल में ले जाते हैं। एक बंदा या एक ख़ानदान जो बाकायदा एक भट्टे के मालिक से दूसरे मालिक को बेचा जाता है तो वो गुलामी के अलावा आप सही मानों में लफ्ज़ तो वही बनता है। और ये जो पेशगी का आप कह रहे हैं ना कि एडवांस पेमेंट जिसको पेशगी कहते हैं, हकीकत ये कि वो बेसिकली गुलामी के अलावा उसको आप कुछ भी नहीं कह सकते। भट्टा मजदूर अपने खानदान समेत महज मामूली सी उजरत पर तलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक काम करता है। ये है सुमेरा जो अपने शोहर और बच्चे की मदद से 12 घंटे काम करने के बाद 1000 ईंटें तैयार करती है, जिसके इवज इस खानदान के हिस्से में 750 रुपए आते हैं। इस कमाई में से आधी रकम कर्ज की मद में कट जाती है और 325 रुपए में ही गुजारा करना पड़ रहा है। जो भी मजदूरी कम दे या ज्यादा दे काम कर लिया, बस सारा दिन में ये 1000 ईंट डाली है, उसमें से आधा हमें मिलेगा, लेकिन इसमें से गुजारा नहीं होता। 700 में से आधा काट कर 750 में से 325 रुपए हमें देते हैं। सुमेरा के 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। शीर ख्वार बेटी को तो दिन में सिर्फ 2 मरतबा माँ का दूध नसीब होता है। बीमारी की सूरत में कर्जे का बोझ बढ़ता ही चला जाता है। हम जो घर पे जो बीमार हो जाते हैं ना, तो इधर काम जो टूटेगा वो भी हमारी नुकसान होगा। जो वो पैसे देंगे दवाई के लिए वो भी खाते में डालेंगे। खारिश भी होती है और बहुत टी बीमारी में सबको होती है, इधर बहुत बीमारी इधर होती है। सरगोदा की रिहायशी राबिया बसरी अपनी 4 बेटियों और शोहर की मदद से दिन भर 2000 ईंटें तैयार करती है। मालिकान 1000 रुपए की कमाई में से सिर्फ 500 रुपए इस खानदान को अदा करते हैं। यूं ये खानदान बड़ी तंग दस्त जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हमने 3 लाख रुपया लिए हो जाए, 2000 ईंटें पाते हैं तो एक मालिक ले लेता है 2000 तो 500 हमें मिलता है। हम मिट्टी में काम करते हैं तो हमारी सांस में बीमारी लगती है। हमारा भी शौक है कि हमारे बच्चे पढ़ें, बड़े होकर किसी काम ऐसे में जाएं ये ना कर सके। सब यही तो नहीं कि लिखा हुआ है खुदा ने कि सब भट्टे में ही काम करें। ईंटों की तैयारी में सबसे मुश्किल काम जलाई का होता है। इस मरहले पर मजदूर आग और कोयले से खेल रहे होते हैं। किसी भी लम्हे छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। ये हैं भट्टे पर जलाई के काम में मसरूफ गजनफर अली और अली अकबर। मालिकान की जानिब से इस शोबे के लिए कोई हिफाजती इंतजामात नहीं। अली अकबर भी एक मरतबा पाँव फिसलने से जख्मी हुए।
एक बार बर्फ से मेरा पैर भट्टी में फिसल गया और नीचे चले गया और पाँव मेरा जल गया। ये इस काम से यार सर ये सांस की बीमारी या काफ़ी फ्रैक्चर आते हैं, इस वजह से ये काफ़ी धुआं जो होता है भट्टे का, इससे काफ़ी आलूदगी फैलती है, काफ़ी बीमारियां फैलती हैं। भट्टा मालकान को अगर फिक्र है तो वो है कमाई की। ना हादसात के शिकार अफराद को इमदाद मिलती है और ना ही जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को कोई मुआवजा। तकरीबन 1-2 बार जला भी हूँ लेकिन कोई ठीक हो गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अभी तक ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई है। जिलाई वाला काम है हमारा, जिस भट्टे पर भी जाऊँ तकरीबन खुद ही इलाज अपना करवाना पड़ता है, कोई मालिक शालिक कोई भी नहीं देता। इन भट्टों की चिमनियों से निकलने वाला ये धुआं न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी फैला रहा है बल्कि इससे इलाका मकीन कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज में भी मुब्तला हो सकते हैं। इसके अलावा इन भट्टों पर काम करने वाले मजदूर सांस की बीमारी और टीबी का शिकार हैं। तो वहाँ पे ये फ्यूम्स इनहेल करते हैं, उस एनवायरनमेंट को ये शेयर करते हैं और उस एनवायरनमेंट में बहुत एब्नॉक्शियस गैसेस जिनसे न सिर्फ एस्थमा, एम्फीज़ीमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बल्कि कैंसर तक लंग का और जिस्म के दूसरे अज़ा और स्किन का भी हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में भट्टा मजदूरों की कुल तादाद तकरीबन 20 लाख के लगभग बताई जाती है। जो एमिशंस है हमारी कार्बन एमिशंस, वो तो हम लोग पाकिस्तान जो है 135th जो रैंकिंग आए वर्ल्ड में उसमें, लेकिन जो असरात हैं क्लाइमेट चेंज के, जो बुरे असरात हैं, उससे पाकिस्तान जो है 10 जो टॉप वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं क्लाइमेट चेंज से, उनके अंदर शामिल। हमारे मुआशरे में ख़वातीन को सोने का जेवर पहनने का बेहद शौक होता है, लेकिन इनको क्या मालूम कि खाम माल से सोना तैयार करने वाले नियारों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये हैं रावलपिंडी सराफा बाजार में सोने के जेवरात और खाम माल को पिघलाने वाले अरशद और खुशदिल। सोने को तेज आंच पर पिघलाने के बाद सलाखें तैयार की जाती हैं, तेजाब में डाला जाता है और फिर पानी में ठंडा किया जाता है। ये आप मेरे मतलब है कि ये जला हुआ है तो छोटे मोटे ये गिरते रहते हैं, ऊपर ये निशान काला सा बन जाता है, ज्यादा गिरे फिर वो जल जाता है, जख्म बन जाता है। सराफा बाजार की इन तंग गलियों में घुटन का ये आलम होता है कि मजदूर और गाहक दोनों ही तकलीफ का शिकार होते हैं। पिघलाने के लिए वो सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या दूसरे केमिकल्स उसको पिघलाने के लिए या मोल्ड करने के लिए वो यूज़ करते हैं, तो उससे गैसेस इमिट होती हैं। ऐसी गैसेस जो कि डायरेक्ट जाके वो तो इनहेल होंगी, तो उससे वही एस्थमा इमीडिएट तो एक्यूट होगा, लेकिन बाद में वो क्रॉनिक ब्रोंकियल एस्थमा हो सकता है। इस बाजार में ना सिर्फ सुनारों की दुकानें हैं बल्कि नियारों के कारखाने भी यहीं वाक़े हैं। ये कारखाने निहायत छोटी दुकानों में बनाए जाते हैं जहां 2 से ज़ायद अफराद का बैठना महाल होता है। नियारे खाम और पुराने सोने को पिघलाने के लिए यहाँ काम करते हैं और फिर इसके बाद इस सोने को शोरे के तेजाब में मजीद पकाने की खातिर इसको दुकान की छत पर ले जाते हैं। इस तेजाब का ये लाल धुआं न सिर्फ इन मजदूरों के लिए नुकसानदेह है बल्कि इर्द गिर्द की आबादियों के लिए भी निहायत खतरनाक है। ये पहले तो नीचे सामान जो है ना पुराना हम खरीदते हैं ना, उसके बाद हम गलाते हैं इसको, फिर उसके बाद ऊपर आके हम तेजाब जो है डालते हैं, तेजाब में पकाते हैं इसको, फिर पका के उसके बाद जो है ये मिट्टी बन जाती है बूरा सा, फिर ये गलाते हैं, उसके बाद ये तैयार हो जाता है। ये है वो भट्टी जहाँ इस भूरे को पिघलाकर चमकती सोने की सलाखें तैयार की जाती हैं। इन सलाखों को जरगर पिघलाकर सोने के सेट तैयार करते हैं और ये चमकते दमकते सोने के सेट कास्टिंग, फिनिशिंग और बफिंग के बाद मार्केट पहुंचाए जाते हैं। हाफिज मशकूर अहमद अपने ही खानदान के अफराद के साथ गुज़श्ता 20 बरस से सोने के जेवरात को बफिंग और फिर गंधक के तेजाब में डालकर निखारने का काम कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारा काम है तेजाब का, ठीक है, तो वो उसके लिए हमने एग्जास्ट लगाया होगा, ठीक है, वो जितनी भी जो पोल्यूशन होती है वो बाहर निकाल देता है, ठीक है, उससे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। शहबाज को तो तेजाब के साथ खेलने का फन आता है, लेकिन मुनासिब सेफ्टी न होने के बायस थोड़ी सी बेएहतियाती से जिस्मानी अज़ा को नुकसान पहुंच सकता है। इस शोबे में काम करने वाले अफराद बड़ी मुश्किल से 12 से 14 हज़ार रुपए कमा पाते हैं। बच्चा सीखने में आता है या कोई लड़का आगे बैठ गया है, अनट्रेन है, तो उसको बताते हैं कि इस तरह काम करना, अगर बेहतियाती हो जाए
तो तेज़ाब वगैरह की कोई छींक पड़ जाए तो उससे जल सकता है। ग्लव्स जो है वो पहन लें, उससे भी नहीं, लेकिन हमारी एक रूटीन बनी, हमें वो आदत ही नहीं पड़ी। हम ऐसे वो पहने, सब कुछ पहने तो हमसे काम जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, काम स्लो, काम की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। 2009 में हुकूमत सिंध ने सोने के कारखानों को रिहायशी इलाकों से फौरी तौर पर मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए थे, मगर अफसोस की बात यह है कि रावलपिंडी के इस सराफा बाजार में वाक़े कारखानों से यहाँ की इंतजामिया बिल्कुल ही लाताल्लुक नजर आती है। मेहनत कश तबका किसी भी मुआशरे की पैदावारी अमल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमारी तफ्तीश से ये बात अखज़ हुई है कि पाकिस्तान में माइनिंग से वाबस्ता मजदूरों को सहूलतों की फराहमी के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, लेकिन खुद मजदूर तबका अपना हक हासिल करने में नाकाम नजर आता है। इसके अलावा भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को गुलामी से निजात दिलाने के लिए आला अदलिया ने फैसले भी दे रखे हैं। हमारे हुक्मरानों को माहौलियाती आलूदगी का दर्द तो बेहद सताया जा रहा है, लेकिन मजदूरों की जाय पेशा पर हिफाजत और उनको जिंदगी की बुनियादी सहूलतों की फराहमी के हवाले से मौजूदा कवानीन के इतलाक के लिए रियासती इदारे गैर संजीदा नजर आते हैं।